है गाइस, तो स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1.2। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो संख्या दिया है इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। एक नंबर 140 है, 140 है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे 140 का। 140 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटेगा 70 दूना 140, 2 से कटेगा फिर 35 दूना 70, अब कटेगा 5 से 7 5 35, अब नहीं कटेगा लिखेंगे। अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा। अब इसको क्या करते हैं, घात के रूप में लिख देंगे। तो 2 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और 5 इंटू 7 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप देखते हैं 2 नंबर में 156 दिया है। 156 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये पहले 2 से कटेगा तो 7 दूना 14 एक बचेगा, 2 8 16 होगा, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 दूना 18 होगा, फिर 3 से कटेगा 13 3 39 हो जाएगा। लिखेंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी ये सब इसका अभाज्य गुणनफल होगा, गुणनखंड होगा। तो 2 बार 2 है तो इसको पावर में लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 38 से 25। इसका 38 से 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये सबसे पहले देखेंगे तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा नहीं। 3 से कटाने के लिए क्या करते हैं, अगर जोड़ेंगे पाड़ा में 3 आ गया तो 3 के पाड़ा में ये आ गया तो कट जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं कटेगा। तो 3 8 11 होता है, 11 2 13, 13 5 18 होता है, यानी 3 के पाड़े में 18 होता है। तो आसानी से ये 3 से कट जाएगा। 3 कम 3 8 है तो 3 दूना 6 होगा, 2 बचेगा तो 22 होगा, 3 7 21 होगा, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर देखेंगे 3 से कटेगा नहीं तो 1 का 2 3 होता है, 7 3 10 होता है, 10 5 15 होता है, फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 चौका 12 होगा, 7 है तो 3 दूना 6 होगा, 1 बचेगा, 3 5 15 होगा। फिर अब देखेंगे कि 3 से कटेगा नहीं तो 4 2 6 5 11 हो रहा है तो 3 से ये नहीं कटेगा। कटेगा किसे, 5 से कटेगा तो 5 8 40 होगा, 2 बचेगा, 5 5 25 होगा, फिर 5 से कटेगा 17 5 85 होगा। लिखेंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 को 2 है तो इसको पावर के रूप में लिख देंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे और इंटू 5 इंटू 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आसानी से आप लोग समझ गए हैं। अब इसका और इसका गुणनखंड आप लोग ऐसे ही निकाल कर इस रूप में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर देना है और ये भी जांच करना है कि 2 संख्याओं को गुणा करने पर और जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है उसको गुणा करने पर दोनों बराबर होता है। तो लिखेंगे 1 नंबर बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ए इक्वल टू 91, यानी जो बड़ा होता है उसको ए माना जाता है और बी इक्वल टू 26।
यानी 26 होगा b इक्वल टू, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब 26 91 होगा, ये तीन बार में जाएगा, 4 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार में ले जाएंगे तो 26 की 78 होता है। तो 11 लेंगे तो 11 में से 8 कटेगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 8 में 7 क्या 1 बचेगा। अब 26 को यहाँ उतार देंगे तो 13 दूना 26 होता है, ये कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, अतः एचसीएफ, अतः 26 और 91 का एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ ये वाला मान लिखा जाता है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। इसलिए 26 और 91 का एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी बाई एचसीएफ होता है, जो फार्मूला होता है ए इंटू बी बाटा में होता है एचसीएफ। तो ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, ए का मान है 91 और बी का मान है 26 और एचसीएफ निकला कितना है, 13 निकला है। तो 13 से 91 कटा देंगे और 7 से 26 में गुणा करेंगे, तो 7 से 26 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। इसका एलसीएम आ गया कितना, 182 आ गया। अब इसका जांच कर लेते हैं। जांच क्या होता है, दो संख्या ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दोनों का मान बराबर आ गया तो जांच हो गया। यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान है 91 और बी का मान है 26, एचसीएफ निकला है 13 और एलसीएम निकला है 182। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 26 से कम 26 के 6 और इसमें 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54 और 2 56 का 6 और 9 दूना 18, 5 23 हो जाएगा, यानी 23 से 66 हो जाएगा। अब 13 से इसमें करेगा, 13 दूना 26 का 6 हो जाएगा, 13 8 104, 8 से 2 है तो 104 2 6 होगा, 13 कम 13, 8 से 10 है तो 13 10 23, यानी दोनों ये बराबर आ गया। तो क्या होगा, ये आंसर हो गया, जांच भी हो गया। ऐसे जांच करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका 2 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में आसानी रहे। लिखेंगे यहाँ, ये 2 नंबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ ए बराबर 510 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 92। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे तो 92 और 510 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, ये 9 छक 54 होता है तो 9 5 45, 5 बार में जाएगा, 5 दूना 10 का 0 और 9 5 45 एक 46 होगा, 0 में से 0 गया 0, ये 11 हो जाएगा, 11 में 6 गया 5 होगा, ये 4 होगा तो ये कट जाएगा। अब 92 को यहाँ पे उतारेंगे तो 50 दूना 100 होता है, जाएगा एक बार में 50 होगा, 2 में से 0 गया 2 और 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, फिर अब 50 को यहाँ लाएंगे। अब क्या करेंगे, 42 50 यहाँ पे लिख दिए तो एक बार में जाएगा तो 42 होगा, आरसी लेंगे तो 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, ये 4 4 कट जाएगा। 42 को यहाँ पे उतारेंगे, 8 बचे 40 होता है, ये 2 बचेगा, ये कट जाएगा, 8 यहाँ पे उतारेंगे, 2 चौका 8 होगा, ये कट जाएगा। लिखेंगे अतः 510 और
92 का HCF इक्वल टू ये वाला जो होता है HCF होता है, तो HCF हो जाएगा 2, इसलिए 510 और 92 का LCM इक्वल टू A इंटू बी बाई HCF होता है, तो ए का मान है 510 इंटू बी का मान है 92 और ये 2 से कटाएंगे। HCF का मान 2 है तो 2 से इसको घटा देंगे 92 को, तो 9 है तो 2 चौक 8 होगा और ये 1 बचेगा तो 6 दूना 12 होगा, 46 दूना 92 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? 46 में 510 से गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 23,460 निकलेगा इसका गुणा करने पे। अब क्या लिखेंगे, इसका जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं यानी इंटू बी का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे। तो ए का मान है 510 है और बी का मान है 92 और HCF जो निकला है, HCF निकला है कितना, 2 निकला है और LCM निकला है 23,460 निकला है। इसको गुणा करेंगे तो 46,920 होगा, इसको भी गुणा करेंगे तो 46,920 होगा। ये प्रूव हो गया, ये जांच हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, इसके बराबर ये आ गया। अब इसी तरह से सेम टू सेम क्या कीजिएगा आप लोग, 3 नंबर बना लीजिएगा। 3 नंबर को नहीं बनाते हैं, एक ही तरह का 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, इस तरह से 3 नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ये सबका गुणनखंड निकालेंगे। लिखेंगे 12, 15 और 21। एक नंबर है ये 12, 15 और 21 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंडन, तो क्या होगा 12 का 2 इंटू 2 होगा इंटू 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंडन, तो 15 का क्या होगा 3 इंटू 5 होगा। उसके बाद 21 का करना है, 21 का अभाज्य गुणनखंडन, तो 21 का क्या होगा 3 इंटू 7। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंडन निकल गया, गुणनखंडन हो गया। लिखेंगे अतः 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडनों का सर्वगुणनखंडन ये सब अभाज्य गुणनखंडन हो गया। सर्वगुणनखंडन तीनों में जो शामिल होगा उसको बोला जाता है। तो 3 जो है तीनों में शामिल है तो वो 3 हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 3। लिखेंगे इसलिए 12, 15 और 21 का HCF इक्वल टू 3 तथा 12, 15 और 21 का LCM का मतलब होता है कि क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा अभाज्य होगा यानी घात जो होगा उसमें बड़ा होगा उसको लेंगे, उसके बाद जो सब में शामिल है उसमें से एक लेंगे, उसके बाद जो बच रहा है उसको भी ले लेंगे।
तो 2 के पावर 2 है तो 2 इंटू 2 होगा। 3 सब में शामिल है तो 3 एक बोलेंगे, और 5 एक है और 7 एक है तो सब क्या करेंगे, ले लेंगे और सबको गुणा कर देंगे तो ये अभाज्य, ये एलसीएम निकल जाएगा। तो 7 पचे 35, 35 तिया 3 पचे 15 5 और 3 3 का 9 1 10, 35 तिया 105 और 2 दूना 4, 105 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 इंटू 105, तो 4 पचे 20 का 0, 4 में 0 से गुणा होगा 0, 8 2 है तो 2 4 1 4, इसका जगह 420 लिख देंगे। अतः HCF इक्वल टू 3 तथा LCM इक्वल टू 420, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर दिया है 17, 23 और 29। ये जो अभाज्य गुणनखंड है तो इसका क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड जो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन इक्वल टू 1 इंटू 17 होगा। उसी प्रकार 23 का अभाज्य गुणनखंडन 1 इंटू 23 होगा, और 29 का भाज्य गुणनखंडन 1 इंटू 29 होगा। लिखेंगे अब, यहां भी अब रहेगा, अब 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंडनों का सार्वगुणनखंडन इक्वल टू सार्वगुणनखंड सब में एक शामिल है तो इसका एक होगा, इसलिए 17 23 और 29 का HCF इक्वल टू 1 हो जाएगा, तथा 17 23 और 29 का LCM इक्वल टू, LCM जो क्या होगा, सबको गुणा कर देंगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29 होगा। तो 17 से 23 में और 29 में सबको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे करके निकाल लेते हैं। 23 से 17 में करना है तो 7 तरीका 21 के 1, 7 दूना 14, 2 16, और ये होगा 3 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 1 6 3 9 और 2 1 3। अब 391 में कर देंगे 29 से, 29 से करेंगे तो 9 कम 9 होगा, 9 9 81 के 1 होगा, 8 8 होगा, 9 3 27 8 35 होगा, और 2 कम 2 होगा, 9 दूना 18 का 8 होगा, 3 दूना 6 1 7 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 होगा, 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, 11,339 हो जाएगा। या 339 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग काम कीजिएगा कि यह 3 नंबर बना लीजिएगा, इसी प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे इसका, और जिस प्रकार से ये निकल रहा है वैसे ही HCF निकाल कर आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहां A इक्वल टू 657, B इक्वल टू
306 तथा HCF इक्वल टू 9 दिया है। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, इसलिए 306 और 657 का एलसीएम इक्वल टू 657, 306 इंटू 657 यानी ए इंटू बी होता है बटा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ है 9। अब 9 से क्या करेंगे, किसी को कटा देंगे, इसको या इसको, तो इसी को कटा देते हैं। 9 सत्ते 63 बचेगा 2, 27 होगा, 9 3 27 हो रहा है कितना 306 इंटू 73 और 306 इंटू 73 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, इससे गुणा करेंगे तो 22,338 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये जो n के लिए संख्या दिया है 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन इक्वल टू 3 इंटू 6 के पावर n होगा। लिखेंगे चूंकि कोई भी प्रकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, कोई प्रकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंडन क्या हो, 2 के पावर n या गुणा 5 के पावर n के रूप का होता है, तभी क्या होता है, वो शून्य पर समाप्त होता है। परंतु इसका क्या है 3 इंटू 6 है, 3 इंटू 2 रहेगा, 3 इंटू 2 है, तो क्या होगा, लिख देंगे अतः 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यह हो जाएगा आंसर, यानी कि 6 के पावर n जो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों है। यानी कि ये भाज्य संख्या क्यों है उसको व्याख्या करके बता देना है। तो लिखेंगे यहाँ a इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 और b इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इतना लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 13 इसमें से कॉमन करते हैं तो इक्वल टू 13 कॉमन होगा इसमें से, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13 हो जाएगा। इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा।
और बी में इसमें 5 कॉमन करेंगे क्योंकि प्लस में 5 है, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 13 का 13 लिखेंगे और 11 सत्ते 77, यहाँ पे कॉमन होगा तो 1 बचेगा, 11 सत्ते 77, 1 हो जाएगा 78 और b इक्वल टू हो जाएगा 5 7 छक 42, 42 चौका 7 छक 42 होगा और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखेंगे a इंटू 13 इंटू 78 और b इक्वल टू 5 इंटू 2 3 6 6 चौका 24, 24 में 42 से गुणा कर देंगे तो 24 में 42 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 4 चौका 16 के 6 होगा, 4 दूना 8 1 9 होगा, तो 8 होगा और 6 4 10 के 0, 9 1 10 होगा और प्लस में 1 है तो 1 जोड़ेंगे, तो प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1009 होगा। इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 78 और b इक्वल टू 5 इंटू 1009, इसका गुणन, ये अभाज्य संख्या है और सब अभाज्य संख्या हो गया, तो लिखेंगे चूंकि a और b अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, इसलिए a और b भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए और भी भाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि जो अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है वो संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए अब ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि सोनिया को कितना, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, तो बता देना है कि वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय, एक चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है, तो 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट, तथा रवि को एक चक्कर लगाने में समय इसको 12 मिनट लगता है। तो लिखा है क्या कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिखेंगे इसलिए प्रारंभिक स्थान पर दोनों का मिलने का समय, दोनों का मिलने का समय इक्वल टू 18,12 का एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा।
तो इसका एलसीएम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। 18, 12 ये 2 से कटेगा तो 9 दूना 18 होगा, 6 दूना 12 होगा, 3 से कटेगा, 3 3 का 9 होगा और 3 दूना 6 होगा, अब नहीं कटेगा। तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36। इसका एलसीएम कितना हो गया 36, तो 36 मिनट हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।